सीट आती है वाल्मीकि नगर, जहां पर उपचुनाव भी होना है लोकसभा का, और ये सीट आरजेडी ने कांग्रेस के हिस्से में दे दी है। बेतिया में किस तरीके से विधानसभा को लेकर समीकरण बनता दिख रहा है और उपचुनाव में क्या हालात होंगे, तमाम चीजों को समझने के लिए अपने संवाददाता जितेंद्र से जुड़ते हैं। जितेंद्र, हम बारी बारी से आपसे बात करेंगे, उपचुनाव को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा विधानसभा के बारे में बताइए कि 2015 और 2020 की तुलना में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है और क्या राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण है। जी सरोज, बताना चाहेंगे कि बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 9 विधानसभा आता है और ये 9 विधानसभा जो है इसमें से ज़्यादातर जिस सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है और बीजेपी ही यहाँ से परचम लहराती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक बीजेपी का जो गठबंधन का जो सीट है कि किसके पाले में जाएगी, कौन इसके विधानसभा सीट पे उम्मीदवार होगा, इसको लेकर जिला में तमाम चर्चाएं हैं। यानी कयास नहीं लगाया जाए कि किसका चेहरा इस बार आएगा, क्योंकि बता दें आपको 2015 में तो जिला मुख्यालय का बेतिया जो है ये प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का गृह क्षेत्र है और ये यहाँ से सांसद भी हैं। और ये संजय जायसवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि बेतिया जो 2015 में बीजेपी के हाथ से निकल के कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी के हाथ में चली गई थी और मदन मोहन तिवारी यहाँ से जीत के और यहाँ से विधायक बने थे और यहाँ की जो विधायक थी बीजेपी से जो उम्मीदवार थी रेणु देवी, उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि बेतिया से विधानसभा से कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा कौन। यहाँ पे नाम बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन अभी हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन कहना मुश्किल है कि इस बार बीजेपी का चेहरा जो होगी बेतिया विधानसभा से वो रेणु देवी होंगी या इस शहर की सभापति गरिमा देवी शिकारिया। कयास लगाए जा रहे हैं गरिमा देवी शिकारिया भी हो सकती है। कारण क्या है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उनके द्वारा सदस्यता ग्रहण किया गया। यहाँ पे बेतिया के रमना मैदान में चुनाव को लेके चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए थे अमित शाह जी। उस समय उनके द्वारा सदस्यता, उस समय से ही बेतिया की सियासत गर्म हो गई कि हाँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में एक यूथ, एक महिला होगी गरिमा देवी शिकारिया जो उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन ऐसी तमाम चर्चाएं हैं, बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं। और बात करें नौतन विधानसभा, हमारे ये पूरा गंडक का दियरा क्षेत्र पड़ता है नौतन विधानसभा, यहाँ से बीजेपी के ही विधायक है। लेकिन इस बार जब गठबंधन में है तो यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पहले जो लोकसभा सीट से बैद्यनाथ प्रसाद महतो जो सांसद थे तो उनके देहांत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद अभी नौतन विधानसभा उनका गृह क्षेत्र है तो नौतन विधानसभा उनके बेटे की बात आ रही है। अगर गठबंधन की सीट जदयू के खाते में अगर नौतन विधानसभा तो उनके बेटे को वहां से टिकट मिलने और साथ साथ उनके बेटे को टिकट मिलने की जो उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से, वहां से भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए वहां पे नौतन में तो अभी भी नारायण शाह जो बीजेपी के विधायक है, अगर बीजेपी के पाले में अगर वो सीट रहती है तो वहां से नारायण शाह ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये तय है। बात करेंगे एक चनपटिया लोकसभा, कल हम फेसबुक के माध्यम से देखे कि वहां से जो जदयू के उम्मीदवार थे, हमेशा जो टिकट से लड़ते हैं, डॉक्टर NN साई, जदयू से उन्होंने हमेशा चुनाव लड़ाया, वहां से पिछले बार भी लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, वो भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कल उनको उम्मीद थी कि इस बार चनपटिया विधानसभा जो है वो जदयू के पाले में जा सकता है। अभी तो ये तय नहीं है, लेकिन फिर भी कल फेसबुक के माध्यम से जैसे उन्होंने फेसबुक पे लिखा था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जिस पे ज्यादा विश्वास किया जाता है वही घात करता है। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं उन्हें ये संकेत मिल चुका है कि वो सीट जदयू के खाते से निकल के बीजेपी के ही खाते में रहेगी और वहां के जो मौजूदा विधायक हैं प्रकाश राय जो बीजेपी से, वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। सिकटा विधानसभा की बात करें तो वहां पे खुर्शीद आलम है जो अल्पसंख्यक मंत्री भी बिहार सरकार में है, जो वहां से जदयू के उम्मीदवार हैं। जी ठीक है।
जी ये तो बात है एनडीए की। महागठबंधन में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2015 के चुनाव में यही वो इलाके थे, चाहे मोतिहारी का इलाका है या बेतिया का इलाका हो, जहां पर बीजेपी ने औसतन सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। तो बीजेपी के लिए तो चुनौती है ही है कि उस जीत की स्थिति को आगे बढ़ाए, लेकिन महागठबंधन, जबकि नीतीश कुमार अब इस चुनाव में नहीं है, तो उनकी लिए चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। तो महागठबंधन की क्या रणनीति है, और ये जरा बताइए कि जबकि वाम दल भी साथ आ गए हैं, तो किसको कहां पर सीट मिलने की गुंजाइश दिख रही है? जी, यहाँ पे अगर बेतिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ से महागठबंधन के कांग्रेस से जो सिटिंग विधायक हैं मदन मोहन तिवारी, वही उम्मीदवार होंगे, ये तय है। क्योंकि कांग्रेस किसी भी हालत में, क्योंकि पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा में से, जिसमें से 2 विधानसभा मिला लें आपको, नरकटियागंज विधानसभा, वहाँ से भी कांग्रेस के विधायक थे और यहाँ से भी विधायक थे, तो इसको छोड़ना तो सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ से जो विधायक है कांग्रेस के, वही रहेंगे सिटिंग विधायक। लेकिन पिछली बार जो गठबंधन की बात थी, महागठबंधन में जदयू में एक नीतीश कुमार थे, तो वहाँ से खुर्शीद आलम को टिकट दिया गया था और वो वहाँ से विधायक बने। लेकिन इस बार वो तय नहीं है। लेकिन वहाँ पे सिकटा विधानसभा इस बार सीपीआई के हाथ में जाएगा और वहाँ से वीरेंद्र गुप्ता हैं जो माले के नेता हैं और बहुत चर्चित। आखिरी सवाल, जो वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव को लेकर जरा बात कर लीजिए। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव में ये तो तय है कि ये सीट जेडीयू के खाते में ही जाएगी और उधर कांग्रेस ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। ये बताइए कि यहाँ पर जेडीयू की ओर से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि कई चर्चाएं हैं, जो दिवंगत सांसद उनके बेटे को लेकर भी है, बीच में गुप्तेश्वर पांडे को लेकर भी वहाँ पर बातें चली थी। क्या और भी कोई उम्मीदवार हैं जो वहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल 2 नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में है। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जो उनके मरने के बाद उनके बेटे जो दिवंगत सुनील हैं, उनका नाम सबसे पहले आ रहा है कि उनका कहना है कि नीतीश कुमार जब उनके जो काम क्रिया में आए हुए थे यहाँ पे बैद्यनाथ जी के, तो उनके घर में काफ़ी देर तक, लगभग आधे घंटे तक नीतीश कुमार से एक बंद कमरे में चर्चा हुई थी। उस समय से लग रहा था कि उनके बेटे ही वहाँ से उम्मीदवार बने और उन्हें पूरा भरोसा है, और इसलिए वो काफी दिनों से, यानी काफी महीनों से, अभी ये जैसे ही उनके पिता का देहांत हुआ था उसके 1-2 महीने के बाद से वो क्षेत्र में घूमने लगे थे और चर्चाएं थी कि वही वहां से उम्मीदवार बनेंगे, पिता की सीट पर वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक बीच में जब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब अपना वीआरएस लिया, तो फिर उनकी भी नाम की